जीतने वाले सभी प्रत्याशियों को मैं बधाई देता हूं आपके चैनल के माध्यम से। और आपने जो सवाल किया इस पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। जितने भी विश्लेषक हैं इस देश में वो सब अपना अपना विश्लेषण रख रहे हैं अलग अलग ढंग से, लेकिन मैं चूंकि बंगाल को करीब से जानता हूं, हमारे लोग बंगाल में हैं, हमारा भाई बंगाल में है, हमारे कई रिश्तेदार बंगाल में हैं और मैं स्वयं कई बार बंगाल गया हूं, हमारा संगठन बंगाल में है, तो मैं बंगाल को, बंगाल के कल्चर को, बंगाल के समाज को मैं करीब से जानता हूं, वहां की पॉलिटिक्स को भी समझता हूं। बंगाल में ममता बनर्जी के चुनाव हारने के जिन जिन कारणों पर बात हो रही है उसमें एक प्रमुख कारण पर किसी ने अब तक प्रकाश नहीं डाला, किसी ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया। मुझे लगता है कि टीएमसी के लीडरों ने उस पर ध्यान कभी नहीं दिया। वो है क्लब कल्चर। और ये एक ऐतिहासिक सत्य भी है कि सरकारें वहां से बनती और बिगड़ती रही हैं पहले भी। पश्चिम बंगाल को जो लोग भी जानते हैं वो इस बात को जानते हैं कि वहां एक गवर्नमेंट तो बंगाल में कलकत्ता में रहती ही है, सरकार तो कलकत्ता से चलाया ही जाता है, लेकिन एक पैरेलल गवर्नमेंट भी होता है जिसको क्लब के नाम से जानते हैं। वो ये समझिए कि मिनी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट उसको आप कह सकते हैं। वो हर पंचायत में एक क्लब बना हुआ है, 2 क्लब बने हुए हैं, 1 क्लब बने हुए हैं, और उसमें अधिकांश क्लब जो है वो मंदिर के प्रांगण में है या क्या कहते हैं मठों के प्रांगण में या उससे रिलेटेड या उसके इर्द गिर्द उसके दीवारों से जुड़ा हुआ अधिकांश। और क्लब है क्या ये समझना बहुत जरूरी, क्योंकि भारत के अन्य राज्यों में ये चीज नहीं पाई जाती है। इसलिए जो लोग बंगाल को नहीं जानते हैं वो इस बात को सुनकर चौंक जाएंगे। दिल्ली वाले तो क्लब का मतलब कुछ और समझ लेंगे, लेकिन वहां क्लब के माने स्थानीय स्तर का एक कार्यालय समझिए होता है जिसमें सत्ता पर बैठे लोगों के माने प्रतिनिधि होते हैं, उनके दल के लोग होते हैं, और वो लोग बैठ के स्थानीय मुद्दों का निपटारा करते हैं। और इसकी स्थापना अंग्रेजों के जमाने में ही हो गई थी। उस वक्त अंग्रेजों को भगाना मकसद था। उसके लिए चूंकि अंग्रेज जो है पॉलिटिकल और सोशल एक्टिविटी पर नजर रखता था, तो इसलिए रिलीजियस इसको शो किया गया और अधिकांश मंदिर के प्रांगण में कर लिया गया। नौजवान लोग बैठते थे, वो क्रांतिकारी वहीं बैठ के बात करते थे। कभी अंग्रेज पुलिस आती थी तो वो कह देते थे जी हम तो धार्मिक जगह पे हैं, प्रार्थना और चर्चा और शिव चर्चा और इस तरह की चर्चाएं हमारी हो रही है। लेकिन वो आफ्टर मैंने इंडिपेंडेंट कहें आप, आजादी के बाद स्वतंत्र भारत में भी वो जो क्लब था वो एज इट इज रह गया। कांग्रेस ने भी उसको मान्यता दे दी, वो क्लब कल्चर को कांग्रेस ने भी बढ़ावा दिया। बाद के दिनों में जब वाम मोर्चे की सरकार बनी तो क्लब और मजबूत हो गया वहां, और क्लबों की संख्या बढ़ गई वहां। तो जितने भी निकम्मे निठल्ले बेरोजगार नौजवान होते थे जो अपने आप को युवा नेता कहते हैं, वो सब क्लब से जुड़ गए। क्लब की सदस्यता होती थी, क्लब में कैरम बोर्ड, क्लब में क्या कहते हैं वो चेस, क्लब में लूडो, ये सब रखे रहते हैं। चाय पानी और सुट्टा का पूरा इंतजाम होता वहां पर, और आय का एक स्रोत भी होता। कारण ये सरकार के द्वारा एक मैसेज दे दिया गया था, अनऑथराइज्ड मैसेज, कि आपकी समस्या जो भी हो आप क्लब से संपर्क करेंगे तो स्थानीय लड़ाई झगड़े, छोटे मोटे मुद्दे, वाद विवाद, जमीन, ये क्लब में पहुंचता था। क्लब के लोग मिल बैठकर निर्णय भी करते थे और उसी में आय का स्रोत भी निकालते थे, जो दिल्ली में राजनीति से जुड़े छोटे छोटे कार्यकर्ता थाना उना के माध्यम से करते रहते हैं। उसको आम शब्दों में हम लोग थाने की दलाली भी कहते हैं, लेकिन वहां क्लब को दलाल आप नहीं कह सकते थे। वो काम भी कर लेता था और लीगल भी हो जाता था, सोशल और पॉलिटिकल भी हो जाता था। कम्युनिस्ट के लोगों को यह लगा कि अब ये लोग हमारे कैडर हो गए और वैचारिक रूप से ये वामपंथी हो गए, लेकिन वैचारिक रूप से वो नेता रहे, वो सोशल एक्टिविस्ट रहे, वैचारिक रूप से वो बेरोजगार रहे, और वो मन मस्तिष्क उनका उसी पर लगा रहा कि भाई कहां से मुर्गा आएगा और कहां से हम खाएंगे। बाद के दिनों में टीएमसी की नजर जब पड़ी तो उसने क्लब में ही मेहनत शुरू की, और क्लब के लोग जैसे ही टीएमसी के फेवर में आए, सरकार टीएमसी का फुल मेजोरिटी का बन गया। तो टीएमसी को ये बात दिमाग में रखनी चाहिए कि जिस क्लब की ताकत से हमने ये माहौल बनाया, वही क्लब पर कोई और भी कब्जा कर सकता। टीएमसी भी इस भूल भुलैया में रह गई कि ये लोग हमारे हैं। अरे भाई, जब वो लोग वामपंथी के नहीं हो सके, जो एक वैचारिक पार्टी थी, टीएमसी तो कोई विचारधारा की पार्टी थी नहीं, वामपंथ तो एक विचारधारा है।
जब वो उनको वामपंथी नहीं बना सके तो आप टीएमसी कैसे बना सकते थे? वो तो वही लोग थे जो जब जैसा तब तैसा। नतीजा ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों की नजर पड़ी और उन्होंने भी क्लब पर मेहनत शुरू किया और क्लब को फाइनेंस करना शुरू किया। क्लब जो मंदिर के प्रांगण में अधिकांश थे, उसमें पूजा पाठ के नाम पर चर्चाएं शुरू हुई, आयोजन शुरू हुए, उत्सव शुरू हुए, रैलियां हुई। वो रैली बज़ाहिर दिखाई होता था कि चलिए ये फला रैली या चिल्ला यात्रा है, लेकिन वो पीछे भारतीय जनता पार्टी की ताकत होती थी, पैसा होता था। नतीजा ये हुआ कि 2021 के चुनाव में 77 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने परचम लहरा दिया। अब उसके बाद भी अगर ममता बनर्जी नहीं समझी, फैक्ट फाइंडिंग नहीं हुई, जमीन से फीडबैक नहीं लिया गया, तो भाई अब तो भाजपा का आना तय ही था। एक तो ये भाजपा अपनी मेहनत के बल पर भी 100 सीटें ला सकती थी, ये मैं अब कह रहा हूं, बगैर किसी हेर फेर, बगैर किसी उछल कूद के भी जो माहौल भाजपा ने बना रखा था मेहनत करके, उससे 100 सीट तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में आना ही आना था, ऐसे भी आना था। शायद ममता बनर्जी को भी यही लग रहा था कि 100 ही सीट भारतीय जनता पार्टी ला पाएगी, जो आज आरोप वो लगा रहे हैं कि 100 सीट लूट लिया। ये शब्द आपने सुना होगा, अभिषेक बनर्जी भी कह रहे हैं, ममता बनर्जी भी कह रहे हैं। ये जो 200 कुछ सीटें आ गई हैं भाजपा को, इस पे ममता बनर्जी का कहना है कि 100 सीट लूट लिया, इसका मतलब 100 सीटें सॉलिड आनी थी। हम लोग को भी लग रहा था कि 100 तक का आंकड़ा ये छुएगा ही छुएगा, चूंकि इसने इस जमीन पर यह काम इतना किया। अब जो बाकी माहौल बने हैं वो पिछले 6 महीने में बने हैं। एसआईआर के नाम पर टारगेटेड वोट काटे गए हैं। यहां तक के 27 लाख लोगों ने जो ट्रिब्यूनल में अपीलें की हैं, जो एक्सेप्टेबल है, जिनका दावा है, जिनके पास सारे प्रमाण हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके बावजूद भी उनको वोट से दूर रखा गया। आप देखिएगा अब उनका नाम जोड़ दिया जाएगा। सिर्फ इलेक्शन तक उनको रोकने के लिए ये ट्रिब्यूनल और फला और चिला करके माहौल बनाया गया था। मेरा यहां पर यह सवाल हमेशा रहता है कि भाई इसकी क्या जरूरत थी? अगर वो ट्रिब्यूनल में पास हो सकता है तो सीधा क्यों नहीं पास हुआ? भाई वही डॉक्यूमेंट्स वो ट्रिब्यूनल में देगा, वही डॉक्यूमेंट्स वो बीएलओ के दे रहा था, तो बीएलओ ने आखिर का, बीएलओ के भी कई बयान आए, यहां तक कि एक बीएलओ का नाम भी कट गया, एक तो पुलिस अफसर का नाम कट गया, एक जज का नाम कट गया, और एक तो ऐसे लोगों का नाम कटा जो फरक्का से विधायक अभी बने हैं, नाम कट गया था, लेकिन वो ट्रिब्यूनल में गए थे और उनका नाम आ गया, और 2 दिन पहले नाम जुड़ा और नामांकन किया और वो विधायक भी कांग्रेस से बन गया। आपके संज्ञान में होगा फरक्का का वो बंदा, वो भी मुसलमान है। अभी इस पर भी आऊंगा, हिंदू मुसलमान पर भी कुछ बताऊंगा। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर। पहला तो वो क्लब कल्चर, दूसरा एसआईआर, चुनाव आयोग ने एसआईआर के माध्यम से डिस्टर्ब किया, तीसरा था केंद्र सरकार के द्वारा एक माहौल बनाया गया, 2.5 लाख से अधिक पारा मिलिट्री फोर्स को वहां उतारा गया, फ्लैग मार्च कराया गया, छापेमारी कराई गई, टीएमसी के लीडरों को भयभीत किया गया। आपने वो वीडियो देखे होंगे, जहांगीर को कह देना सिंघम वाला, जी, तो अजय पाल शर्मा वाला, उस टाइप के कई अफसरान थे, कई के वीडियो आए, कई के नहीं आए, लेकिन एक पुष्ट खबर है, अपुष्ट नहीं है। चुनाव पूर्व यानी कल मतदान होना था, आज से गिरफ्तारियां शुरू हुई और टीएमसी के जो एक्टिव वर्कर थे, जो समर्पित कार्यकर्ता थे, उनकी लिस्टिंग हो चुकी थी स्थानीय थाना के माध्यम से, उनको किसी न किसी केस में रात में उठा लिया गया, यानी चुनाव के गतिविधियों को प्रभावित करने के आरोप में उनको उठाया गया कि अगर ये बाहर रहेंगे तो चुनाव को प्रभावित कर देंगे। वो चुनाव आयोग को अधिकार भी है, उस अधिकार का उसने इस्तेमाल किया चुनाव जीतने के लिए। एक ये तीसरा कारण रहा। अब चौथे कारण पर बहस देश में होनी चाहिए। वो बहस विपक्ष को करने का अधिकार बचा नहीं है। जो ममता बनर्जी जी कह रही है कि ईवीएम में टेम्पर्ड या ईवीएम रिप्लेसमेंट की बातें करी, स्ट्रांग रूम में छेड़छाड़ की बातें करी, ये बात आज नई नहीं है, ये बातें बहुत पुरानी हैं। ये बातें तो साहब उस जमाने में भी थी जब बैलेट पेपर से वोट हुआ करता था, तब भी बक्से लूटे जाते थे, बूथ लूटे जाते थे, हेरा फेरी हुआ करता था, काउंटिंग में हेरा फेरी हुआ करता था, और जो सत्ता में होता था वो एन केन प्रकारेण अपने आप को बचाए रखने के लिए और अपने आप के लोगों और उम्मीदवारों को जिताने के लिए
वो सारे हथकंडे अपनाता था। ईवीएम के आने के बाद एक सुकून लोगों को लगा कि अब वो लूटपाट खत्म हो जाएगा। शुरू के दिनों में टीएन शेषन का जमाना आपको याद होगा, सबकी हेकड़ी निकाल दिया था चुनाव आयोग ने। हेलीकॉप्टर से जो है क्या कहते हैं निगरानी की जाती थी पूरे क्षेत्र की, वो सब कुछ हमने देखा है, देश ने भी देखा। जो लोग राजनीति में वो इतिहास अतीत को उनको समझना पड़ेगा कैसे कैसे चुनाव प्रक्रिया। अब जब सवाल बार बार उठे, कई बार उठे, तो आंदोलन शुरू हुआ देश में। कुछ छोटी छोटी पार्टियों ने आंदोलन शुरू किया और कई संगठनों ने आंदोलन शुरू किया। अब भाई मैं कह रहा हूं कैमरे पर कि उस आंदोलन का प्रतिनिधित्व दिल्ली में जो लोग कर रहे थे उन्होंने पार्टियों से आग्रह किया था, एक संगठन बनाया था ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा। उसने पार्टियों से आग्रह और आह्वान किया गया था कि आप इस आंदोलन को या तो खुद कीजिए लीड या फिर समर्थन कीजिए। न किसी ने लीड किया, न किसी ने समर्थन किया। आपका आरोप लगाने का अधिकार खत्म, आप नहीं लगा सकते आरोप। आरोप लगाने वाले जो लोग संघर्ष कर रहे थे, जंतर मंतर पे धरना दे रहे थे, सुप्रीम कोर्ट का घेराव कर रहे थे, चुनाव आयोग का घेराव कर रहे थे, आपने उनका साथ ही नहीं दिया, तो अब आप आरोप क्यों लगाएंगे? एक दूसरे के हल्का हल्का बयान देकर इन लोगों ने इस मामले को हटा दिया, सुविधा के अनुसार बयान। अब मैं जो प्रमुख बात कह रहा हूं, पूरा देश इस बात को सुनेगा कि जब एसआईआर शुरू हुआ था तो एसआईआर की त्रुटियों के खिलाफ बीएलओ के जो वीडियोज आए तमाम बिहार और उत्तर प्रदेश से, उसके खिलाफ बिहार की धरती पर माननीय राहुल गांधी ने सभी विपक्ष के नेताओं के साथ या इंडिया ब्लॉक के साथ कहिए जो कह लीजिए आप, तेजस्वी जी, फला जी, चिला जी, इन सब ने मिलकर वोट चोर गद्दी छोड़कर नारा दिया था और इन्होंने पद यात्राएं शुरू की थी। क्या हुआ उस पद यात्रा का? क्या वोट चोरी खत्म हो गई? तो फिर आप आरोप कैसे लगाएंगे? अब तो सरकार पर आप आरोप लगा नहीं सकते। और अगर खत्म नहीं हुई तो फिर क्या कारण था कि आपका आंदोलन खत्म हो गया? ये सवाल मेरा है विपक्ष के नेताओं से कि अगर वोट चोरी खत्म नहीं हुई तो फिर आंदोलन खत्म क्यों हुआ? ये एक सवाल है। अब और तीसरा चौथा सवाल कि संकट में सब है, सब आरोप लगा रहा केंद्र सरकार पर। केजरीवाल जी से पूछिए, मोदी जी ने मुझे फंसा दिया। ठीक है साहब, आपको ही फंसा दिया। तेजस्वी जी से पूछिए, अमित शाह जी ने मुझे फंसा दिया। चलिए जी, आप दो हो गए। आप पूछिए बहन जी से, तो वो भी चुपचाप बेचारी बैठी हुई है कि हमको केंद्र सरकार फंसा देगी। अखिलेश जी भी कहते हैं केंद्र की सारी एजेंसियां हमारे खिलाफ लगी हुई हैं। इसी तरह से टीएमसी भी कह रही थी, इसी तरह से तमाम पार्टियां कर। अरे भैया, सबका बीमारी जब एक था तो दवा तो एक होना चाहिए था ना। लेकिन ताल तो हरियाणा में भी, गुजरात में भी, पिछले जो बिहार में भी तमाम चुनाव हुए तो ये खुद ही एक दूसरे के खिलाफ तलवार लेकर खड़े थे। और अभी पश्चिम बंगाल में जब ममता बनर्जी विनर की हैसियत से लड़ रही थी और सारे मैंने विश्लेषण ये बता रहे थे कि टक्कर सिर्फ टीएमसी और भाजपा में है, तो कांग्रेस को 294 सीटों पर चुनाव लड़ने की जरूरत क्यों पड़ गई? वो जो कम्युनिस्ट के धारा है उसको 294 सीटों पर चुनाव लड़ने की जरूरत क्या पड़ गई? ये भी एक सवाल है। अगर आप भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं मशीनरी के दुरुपयोग का, तो आपको अपनी ताकत समझनी होगी और ताकत जुटानी होगी, और जो बिखराव है उसको एक जगह लाना पड़ेगा। वो तो आप ला नहीं रहे, आप खुद आपस में लड़ भी रहे और लड़ नहीं रहे। राहुल गांधी जी ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाए, वही आरोप जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगाए। बात तो दोनों सेम हो गया, सेम आरोप। वही आरोप असदुद्दीन ओवैसी भी ममता बनर्जी पर लगा रहे हैं भाई। अब लो, तो इसका मतलब क्या है? फिर ये लोग सब माने भाजपा के साथ थे क्या? ये खेल बड़ा विचित्र है। मैं एक लाइन में कहता हूं, कोई अगर कहता है संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में है, कोई अगर कहता है कि भारत की स्वतंत्रता खतरे में, तो मेरा उससे यही प्रश्न होता है कि भाई खतरे में अगर है तो उस खतरे से निकालने के लिए आप लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? तो आप अगर लड़ना चाहते हैं तो आपके साथ जो लोग आना चाहते हैं उनका स्वागत करेंगे करने, बोले नहीं, चुनाव होगा तो हम अखिलेश के खिलाफ लड़ेंगे, तो फिर तो बात खत्म ही होगी। भाई, आज भारतीय जनता पार्टी 2014 से सत्ता में है सर। 2014 और 2019 में पूर्ण बहुमत की सरकार थी, फिर भी एनडीए था। मैं ये बात चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हूं। मोदी जी को फुल मेजोरिटी थी, किसी की जरूरत नहीं थी, मगर स्वर्गीय रामविलास पासवान मंत्री थे, रामदास अठावले मंत्री हैं,
ये समझना जरूरी है। पल्लवी पटेल, कौन पटेल है, दोनों बहन में नाम भूल जाते हैं हम, अनुप्रिया पटेल, दोनों बहन में हम नाम भूल जाते हैं। अनुप्रिया पटेल मंत्री है, क्यों? भाजपा को क्या जरूरत पड़ी? एनडीए क्यों बना दिया? भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बनाया? इसलिए कि मोदी जी जानते थे कि अगर इनको साथ नहीं रखेंगे और अगर ये उधर चले जाएंगे तो हम जो 300 पार 400 पार करते हैं, हम 200 भी पार नहीं हो पाएंगे। तो आज भी रामविलास पासवान जी के जाने के बाद चिराग पासवान मंत्री हैं, जीतन राम मांझी अकेले सांसद हैं और मंत्री हैं। कांग्रेस ये काम करेगी? कलेजे पे पत्थर रख के राजनीति करनी पड़ती है। किसके कोटे के मंत्री हैं जीतन राम मांझी? भाजपा के कोटे के हैं। एक सांसद जीतन राम मांझी एकलौता मंत्री के नाना होगा। भाजपा के लोगों में बगावत होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कौन मैनेज करके रख रहा? प्रधानमंत्री मैनेज करके रखते हैं। एक भी बगावत के कहीं सुर आपने देखे? नहीं देखे। ये चीज अगर दूसरी जगह, तुमको ये नहीं बनने देंगे, तुमको वो नहीं बनने देंगे, तो टांग खींचो सब आपस में। ये बड़ा दिल जब तक आपका नहीं होगा तब तक आप सत्ता पर नहीं रहेंगे। सत्ता पर रहने के लिए बड़ा दिल। अब रही बात हिंदू मुस्लिम करने का जो आरोप है, भैया वो तो भाजपा का एजेंडा है, उसी पे भाजपा जिंदा है, वो भाजपा करेगी ही करेगी। आप इस देश से अगर चाहते हैं कि धर्म के आधार पर जो राजनीति हो रही वो खत्म हो, तो इसके लिए दोनों तरफ कोशिश होगी, तीनों तरफ कोशिश होगी। सिर्फ मोदी जी पे आरोप लगा के मसला हल थोड़ा ना हो रहा। हमारे यहाँ ओवैसी साहब है, सेम टू सेम ही तो है, फोटोकॉपी ही है, बल्कि रंगीन फोटोकॉपी है, ब्लैक एंड व्हाइट भी नहीं है। ओवैसी साहब तो एकदम भाजपा के रंगीन फोटोकॉपी। जैसे आप देखेंगे मंच शुरू होता है मोदी जी का, बोलिए जी जय श्री राम, जैसे ओवैसी का मंच शुरू होगा बोले नारे तकबीर, तो बात तो वही हो गई ना। अब नारे तकबीर ना लगाए, नारे तकबीर, और सरकार बनने के बाद हो रहा ना रहे अब तकबीर। अब यह कटुआ मुल्ला बढ़िया बिस्तर समेटो बंगाल से। अब फर्जी वीडियो चल रहा कि लाखों की भीड़ जो है मुसलमान लोग जा रहा, बेचारा जा रहा इज्तिमा में, उसी वीडियो को चला रहा कि ये लोग अपना सामान लेके बांग्लादेश, अपना सामान लेके बांग्लादेश अब भाग रहा। बताइए, ये सब कुछ हो रहा, और ये होना हमको पता है कैसा होता है। असम से सीख लेना चाहिए, तो सीखने को तैयार नहीं। असम में कांग्रेस चुनाव लड़ी, AIUDF से गठबंधन नहीं किया गया, बदरुद्दीन अजमल पर हमले किए गए, माने राजनीतिक हमले कांग्रेस के द्वारा, उन्हें बीजेपी का एजेंट कहा गया। चलो जी, वो बीजेपी के एजेंट थे। आपने जमीन पर कौन सा काम किया? सवाल सबसे है, कोई पाक दामन नहीं है यहां पर। इसलिए ममता बनर्जी का यह कहना है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मेरे साथ धोखा हुआ, चीट हुआ, तो धोखा आपने भी खाया है। धोखा यूं ही नहीं हुआ है और एक दिन में नहीं हुआ, 5 साल तक आप धोखे में रही, सो चुनाव में आपके साथ धोखा होना ही था। इसलिए आपको मजबूत विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, जनता की आवाज बननी चाहिए, सांप्रदायिकता पर लगाम लगाने के लिए, अराजकता पर लगाम लगाने के लिए, लूटपाट पर लगाम लगाने के लिए, दंगे फसाद पर लगाम लगाने के लिए आपको एक बेहतरीन विपक्ष की भूमिका निभानी पड़ेगी। ये सारे ड्रामे बंद होने चाहिए। हटूंगी नहीं, सटूंगी नहीं, कुर्सी नहीं छोड़ूंगी, कुर्सी पे अब रहे ही नहीं, वो तो धड़ से गिरे और सीधे खाट पकड़ लिया। अब कुर्सी है ही नहीं, तो कुर्सी पर रहो ना रहो, कुर्सी तो शुभेंदु अधिकारी ले गया। अब सवाल है कि राज्य में अमन, चैन, सुकून, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा कैसे रहेगा? ये इस पर चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। कानून व्यवस्था कैसे बनी रहेगी? लॉ एंड ऑर्डर की समस्या कहीं पैदा ना हो जाए, जो अभी हो चुका। पिछले 2 दिनों से आप देख रहे हैं लगातार वीडियो। तो अभी प्राथमिकता के आधार पर विपक्ष का भी माने बड़ा रोल होना चाहिए कि भैया इस अराजकता को कैसे रोका जाए। हमले होने लग गए, और कार्यालय पे हमले, घरों पे हमले, राहगीरों पे हमले। ये अराजकता अगर हो जाएगा तो आपके धरना से हमको क्या मिलेगा? हमारे तो लोग मारे जाएंगे, हमारे तो लोग परेशान हो रहे हैं, उनका दुकान मकान। और आज तो नई खबर हुई, कलकत्ता में न्यू मार्केट में बुलडोजर भी पहुंचा दिया गया। ये सारे ड्रामे के खिलाफ अभी मजबूत विपक्ष है भाई। 80 सीट आपके पास है, 8-10 सीट इधर उधर भी, कम्युनिस्ट और कांग्रेस ISF मिला के 5-6 सीट